ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनचे ऑल इंडिया पॉवर फेडरेशनचे इंजिनियर्स फेडरेशनचे हे चेअरमन जे आहेत ते शैलेश दुबे. शैलेश दुबे हे लखनौ उत्तर प्रदेशचे आहेत. त्यांच्या बाजूला जे आहेत सुदीप भत्ता हे या नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटीचे गंभीर संयोजक आहेत आणि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ ट्रेडचे एम्प्लॉईजचे ते जनरल सेक्रेटरी ते महाराष्ट्र देशाचे आहेत. ते कलकत्त्याचे आहेत. त्याच्यानंतर त्यांच्या बाजूला जे बसलेले आहेत रत्नाकर राव हे पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी आहेत आणि जे हैदराबाद म्हणजे तेलंगणाचे आहेत. त्यांच्या बाजूला जे बसलेले आहेत ते महाराष्ट्राचे आपल्या सबऑर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे जॉईंट सेक्रेटरी आहेत. माझ्या बाजूला जे बसलेले आहेत हे महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन हे जे महाराष्ट्रामधलं सर्वात मोठं संघटन आहे कामगार कर्मचाऱ्यांचं त्यांचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. त्यांच्या बाजूला बसलेले जे आता जॉईन होत आहेत ते ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशनचे पदाधिकारी आहेत आणि त्यांनी सर्व या नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या या मीटिंगचं आयोजन केलं मुंबईला. देशामधल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी या ठिकाणी बोलावलं आणि ही मीटिंग नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटीची घडवून आणली. ते होस्ट आहेत सबऑर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशनचे लक्ष्मण जाधव. तर हे स्वतः हजर आहेत आणि मी स्वतः जो आहे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज ही जी देशामधली संघटना कर्मचाऱ्यांची आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सर्व विभागामधल्या कर्मचाऱ्यांची आहे त्या युनियनचा मी देशाचा ऑल इंडिया फेडरेशनचा सरचिटणीस आहे आणि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनचा मी अध्यक्ष आहे. तर ही आमची सर्वांची ओळख आहे. आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस. या देशामध्ये 2011च्या नंतर जे केंद्र सरकार स्थापन झालेलं आहे मोदींच्या नेतृत्वामध्ये या सरकारनं 2011च्या नंतर 2014 मध्ये आता जे नव्यानं 2025चं हे जे बिल आणलेलं आहे त्याच पद्धतीचं बिल 2014 मध्ये सुद्धा या सरकारनं आणलेलं होतं आणि त्या बिलाला सुद्धा देशामधल्या आमच्या सर्व कामगार संघटनांनी आणि बाकीच्याही अनेक राजकीय पक्षांनी आणि देशामधल्या जवळपास 13 राज्यांनी 13 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळेस त्याला विरोध केला आणि त्यामुळं 2014 मध्ये सुद्धा ते बिल पास होऊ शकलं नाही. 2014 नंतर 2018 मध्ये जेव्हा पियुष गोयल हे ऊर्जा मंत्री होते देशाचे केंद्राचे त्यावेळेस त्यांनी पुन्हा 2018 मध्ये हेच बिल याच पद्धतीचं बिल 2018 मध्ये आणलेलं होतं आणि 2018 मध्ये जेव्हा हे बिल आणलं गेलं त्यावेळेस केरळमध्ये रांचीमध्ये कोची या शहरामध्ये देशामधले सर्व ऊर्जा मंत्री सर्व राज्याचे ऊर्जा मंत्री त्यांनी कोची शहरामध्ये पियुष गोयल साहेबांनी बोलावले. हे अशा करतात की त्यांनी त्या राज्यांनी या बिलाला मान्यता द्यायला पाहिजे. राज्याची संमती असणं याच्याकरता आवश्यक आहे की घटनेमध्ये नोंद केल्याप्रमाणे वीज हा विषय कॉन्क्रीट लिस्ट म्हणजे समवर्ती यादीमध्ये असल्यामुळं राज्याच्या मान्यतेशिवाय कोणताही कायदा दिल्लीच्या बाबतीमध्ये पास होऊ शकत नाही. माननीय बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना लिहिताना जे मुद्दे टाकले त्याच्यामध्ये हा मुद्दा आहे की यांनी कॉन्क्रीट लिस्ट मध्ये असल्यामुळं ते बदलता येणार नाही. म्हणून सर्व देशामधल्या ऊर्जा मंत्र्यांना त्यांनी तिथं बोलावलं आणि त्या परिषदेच्या समोर त्या ऊर्जा मंत्र्यांच्या परिषदेसमोर देशामधल्या 20,000 इंजिनियर्स आणि कर्मचाऱ्यांनी जबरदस्त जे आंदोलन त्या ठिकाणी केलं. त्यामुळं पियुष गोयलला आमच्याशी चर्चा करण्याचं मान्य करावं लागलं आणि नंतर ते बिल काही पास होऊ शकलं नाही आणि पार्लमेंटमध्ये ते स्टँडिंग कमिटीकडे गेलं आणि त्याच्यावर काही चर्चा झालेली नाही. ते 2018 मध्ये झालं. पुन्हा 2020 मध्ये हा प्रयत्न केला गेला. 2020 मध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने आंदोलन झालं देशामध्ये आणि तो कायदा पार्लमेंटमध्ये पास होऊ शकला नाही. 2020च्या नंतर 2021 मध्ये पुन्हा तो म्हणजे आतापर्यंत 5 झाला. 2022 मध्ये शेवटी 2021 मध्ये आपल्या सर्वांना माहित असेल की 2021 मध्ये संयुक्त किसान मोर्चाने जे जबरदस्त आंदोलन सिंधू बॉर्डरवर केलेलं आहे त्या आंदोलनाच्या नंतर केंद्र सरकारचा जो करार संयुक्त किसान मोर्चाच्या बरोबर केला त्याच्यामध्ये या बिलाच्या बद्दल लेखी मान्य केलं की आम्ही त्या संदर्भामध्ये चर्चा केल्याशिवाय का असा कायदा आणणार नाही. परंतु या सरकारनं
लेखी दिल्यानंतर सुद्धा आतापर्यंत या बिलाच्या संदर्भामध्ये कुठेही चर्चा होऊ शकली नाही आणि 2021च्या नंतर सुद्धा पुन्हा 2022 मध्ये या पद्धतीने त्यांनी तो कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्या विरोधामध्ये देशामध्ये संप झाला. विरोधी पक्षांनी त्या पार्लमेंटमध्ये विरोध केला आणि पार्लमेंटमध्ये विरोध झाल्यानंतर 2022चा हा कायदा पुन्हा स्टँडिंग कमिटीकडे चर्चेला गेला. स्टँडिंग कमिटीने चर्चेला गेला तर आतापर्यंत स्टँडिंग कमिटीने चर्चा केलेली नाही. 2025चं जे आता 9 ऑक्टोबरला त्यांनी जे नोटिफिकेशन काढलेलं आहे या बिलाच्या संदर्भामध्ये सर्व न्यूज पेपरला त्यांनी पाठवलेलं आहे आणि त्या प्रेसमध्ये आलेला आहे. तर त्या संदर्भामध्ये सुद्धा नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी हा जो स्टेक होल्डर आहे, जे कंझ्युमरच्या संस्था स्टेक होल्डर्स आहेत, त्यांना विचारामध्ये न घेता, त्यांना चर्चेला न बोलवता किंवा त्यांच्याकडे बिलाची प्रत सुद्धा न पाठवता या पद्धतीने केंद्र सरकारनं हा कायदा नव्यानं खासगीकरणाचा आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आज 4 नवंबर हम इसलिए मुंबई में जमा हुए आए कि आज मुंबई में दूसरा एक बिजली के संबंधित मीटिंग भी चल रहा है. वो है डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट, आपको पता होगा, और जिसके लिए पूरे देश से बिजली के प्राइवेट और जो सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, ये सब इनके प्रतिनिधि आए हुए हैं. और ये जो मीट हो रहा है, ये मीट का मेन होस्ट जो है, जो इसको मान्यता दे रहे हैं, वो 3 संगठन है. एक है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो देश का जो पावर से रिलेटेड हमारा सबसे बड़ा संस्था है, और उसके साथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है, और उनके साथ एक एनजीओ है, जो एनजीओ का नाम है ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन. तो हमारे लिए जो बिजली के कामगार हैं, इंजीनियर हैं, उनके लिए तो पहला जहां पे संदेह हुआ कि एक मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ऐसे संस्था के साथ एक अननोन संस्था का, ऐसे जिनका कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा संस्था को एक साथ में होके एक डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट क्यों करना पड़ा. फिर हम जाके छानबीन करके देखें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट का जो थीम है, वो थीम है कि पीपीपी मॉडल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. इसका मतलब है कि सरकार एक निजी संस्था के साथ मिलकर बोल रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होने से ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है वो सस्टेनेबल हो सकती है. और इसके पीछे स्पॉन्सर जो है, आप देखिएगा कि बहुत सारे प्राइवेट संस्था भी इसके पीछे जो है स्पॉन्सर. तो हम हमारे देश के जो माननीय ऊर्जा मंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी हम लोग चिट्ठी लिखे. हम बोले हैं कि नौकी जो है आपके साथ में बैठना चाहते हैं और बहुत सारे मुद्दे लेके आपके साथ में हम चर्चा करना चाहते हैं. इसी बीच में 9 अक्टूबर को एक ड्राफ्ट बिल, जो बिजली संशोधनी बिल, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बोलते हैं, वो बिल हमारे लिए आ गए. आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि 2014 से ये बिल बार बार आता जा रहा है. 14 में, 18 में, 20 में, 22 में और 21 में. 2021 के 9 दिसंबर को भारतवर्ष के आजादी के बाद सबसे बड़ा जो संघर्ष चला, जो देश के किसानों ने जो संघर्ष लड़ा, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ नेतृत्व में जो दिल्ली में जो संघर्ष चला, वही संघर्ष के चलते 2021 के 9 दिसंबर को एक लिखित देश के गृह मंत्री के साथ एक लिखित वार्ता में ये तय हुआ कि ये बिजली का संशोधनी बिल जो है वो वापस लाने से पहले जो स्टेक होल्डर है उनसे बात किया जाएगा. ये 2021 के 9 दिसंबर की बात हम आपसे कर रहे हैं. पर वो ना मानते हुए 2022 के 8 अगस्त को फिर से वो बिल लाया गया और उस दिन नौकी के नेतृत्व में पूरे देश में एम्प्लॉय इंजीनियर रास्ते में आए, बिल का विरोध किए. और बिल का विरोध करने के बाद वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर में भी बहुत सारे विरोधी जो एमपीज हैं उन्होंने विरोध किया और बिल जो है चला गया स्टैंडिंग कमेटी. और स्टैंडिंग कमेटी में जाते हुए स्टैंडिंग कमेटी भी उसके ऊपर तय नहीं कर पाई और पुराना पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया और इसलिए वो बिल भी उसके साथ जो है डिसॉल्व हो गया. फिर 2025 में 9 अक्टूबर को फिर सरकार वो बिल लेकर आए. अभी हम आपको छोटे में बताएंगे कि क्यों ये बिल देश के कंज्यूमर के लिए बहुत ही खतरनाक है और देश का जो पब्लिक जो इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलिटी है, देश का जो स्टेट यूटिलिटी है, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है. जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र में आपको पता है कि पिछले कई महीनों से बिजली में पैरेलल लाइसेंसिंग लेके
लड़ाई, संघर्ष, वितर्क सब कुछ चल रहा है। प्राइवेट कंपनियां जो है जैसे अदानी, टाटा, टोरेंट, ये महाराष्ट्र के बिजली के जो क्षेत्र है वहां पे पैरेलल लाइसेंसिंग का मांग कर रहे हैं। अब ये जो बिजली का बिल आया है, जो 2025 का बिल आया है, वो बिल का 3 क्लॉज 14, क्लॉज 42, क्लॉज 43, 14, 42, 43, क्या खतरनाक क्लॉज है, आप लोग सुनिएगा। वहां पे बोला जा रहा है कि अगर कोई प्राइवेट संस्था चाहे तो वो सरकारी संस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, महावितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई प्राइवेट संस्था अगर चाहे तो महावितरण का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ट्रांसमिशन लाइन, उनका ग्रिड, उनका ट्रांसफार्मर, उनका पोल, उनका लाइन, सब उसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी संस्था जो है उनको मना करने के भी राइट उनके पास में नहीं है। और इनके लिए सरकारी संस्था को वो नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उनका मेंटेनेंस करना पड़ेगा और उनको डेवलप करना पड़ेगा। प्राइवेट संस्था अगर चाहेंगे तो प्राइवेट संस्था अपने मर्जी से उसका व्यवहार कर सकेगी। और उसके साथ बोला गया है कि प्राइवेट संस्था के लिए जो इलाका में चाहे वो इलाका में वो बिजली का वितरण करेंगे और सरकारी संस्था के लिए पूरे राज्य में, बाकी देश में बिजली का देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगा, जिसको यूनिफॉर्म यूनिवर्सल सप्लाई ऑब्लिगेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, महाराष्ट्र में अगर लाभदायक जो इलाका है, जो रेवेन्यू जनरेटिंग इलाका है, जैसे आपका मुंबई हो गया, नवी मुंबई हो गया, ये सब इलाका में प्राइवेट संस्था जो है वो बिजली देगी। और महाराष्ट्र का जो प्रांत इलाका है, जो इलाका में बिजली देने के लिए सरकारी संस्था को ज्यादा जो है उसको खर्चा भी करना पड़ता है, उसका जो है इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, वो चला जाएगा सरकारी संस्था के ऊपर। इसका मतलब है कि आपका प्राइवेट संस्था जहां पे मुनाफा है वहां पे बिजली देगी और सरकारी संस्था जहां पे मुनाफा नहीं है, किसानों के पास, गरीब मजदूरों के पास, गांव के लोगों के पास, वहां पे बिजली देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रह जाएगा सरकारी संस्था के ऊपर। तो जाहिर सी बात है, इससे सरकारी संस्था और भी जो है लॉस में चली जाएगी और प्राइवेट संस्था जो है जहां पे रेवेन्यू ज्यादा है वहां से मुनाफा करेगी। तो कोई भी बिजली के आम उपभोक्ता इससे इसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि सरकारी बिजली का जो बंदोबस्त है उसका उठ जाना और सरकारी बिजली जो है पूरी तरीके से निजी कंपनी के हाथ में चला जाना। उसी के साथ ही एक और भी खतरनाक क्लॉज उसमें जोड़ा गया है, जो क्लॉज का नाम है 61G। ये क्लॉज में बोला गया कि बिजली में जो क्रॉस सब्सिडी होता है वो क्रॉस सब्सिडी को हटा दिया जाएगा। क्रॉस सब्सिडी का मतलब क्या है, मान लीजिए जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, रेलवे, मेट्रो रेलवे या फिर प्राइवेट बड़े उद्योग जो है, ये जो भारी इंडस्ट्री जो चलाते हैं, ये उद्योगपति या फिर बड़ा कमर्शियल कनेक्शन जो है, जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, वो उद्योगपति या फिर बहुत ही धनी जो लोग हैं, वो लोग बिजली का भाव में थोड़ा ज्यादा पैसा देते हैं, 2 रुपए 3 रुपए, ताकि आम लोग, गरीब लोग, किसान लोग जो है वो बिजली के भाव में थोड़ा कम में वो दे सके। इसको क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं, जो बहुत लड़ाई करके आदाय किया गया था और जिससे भारत देश में बिजली के कारण जो खेती है वो बना रहा और खेती के कारण देश का जो खाद्य सुरक्षा जो है वो बना रहा। ये क्रॉस सब्सिडी सरकार बोला है कि 5 साल के अंदर में फेज वाइज ये क्रॉस सब्सिडी उठा देना पड़ेगा। क्रॉस सब्सिडी देश में नहीं पड़ेगा, नहीं चलेगा। उसका मतलब क्या है, एक आम मजदूर, एक आम किसान जो प्राइस में बिजली खरीदेंगे वही प्राइस में टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी को जो है बिजली खरीदना पड़ेगा। क्रॉस सब्सिडी उठने का मतलब क्या है, हम लोग जो प्रेस नोट दिए हैं उसमें आपको लिखे हैं, देखिएगा कि एक 6 से 7 हॉर्स पावर का अगर एक पंप है और अगर 6 घंटा चलता है दिन में, तो 30 दिन में अगर क्रॉस सब्सिडी उठ गया तो उसको जो है 12,000 रुपए में 12,000 14,000 रुपए जो है उसको बिल देना पड़ेगा। अभी एक किसान के लिए खेती करना जो है असंभव हो जाएगा और उसका सीधा सीधी असर जो है देश के खाद्य सुरक्षा में आएगा। हम बोल रहे हैं कि क्रॉस सब्सिडी को उठाना जो है वो देश के किसान, देश के आम जनता, देश की खाद्य सुरक्षा, देश की एनर्जी सिक्योरिटी सबके खिलाफ है। और उसके साथ क्लॉज 66 में बोला गया कि अभी जो है कि बिजली के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो जनरेशन कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करते हैं, 30 साल का 25 साल का एग्रीमेंट करते हैं। उससे जो है उनको पता चलता है कि अगले 30 साल हमें 4 रुपए में, 5 रुपए में बिजली मिलेगी। ये बिल में बोला गया है कि धीरे धीरे जो है लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट खत्म कर देना है और रियल टाइम मार्केट से आपको जो है बिजली खरीदना है। रियल टाइम मार्केट से आप बिजली खरीदने जाएगा तो क्या होगा,
अभी 2023 के जून महीना में सरकार बोल दिए थे, केंद्र की सरकार CERC जो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उनके पास में अपील गई कि हम जो वर्चुअल मार्केट है उसमें हाईएस्ट प्राइस बिजली की 100 रुपए पर यूनिट करना चाहते हैं। और सरकार बोले कि नहीं 100 रुपए बहुत ज्यादा है, तो हम इनको जो है हाई प्राइस डे रेट मार्केट में 50 रुपए पर यूनिट बिजली का खरीदने और बेचने का प्रावधान जो है हम कर देते हैं। उसके बाद अभी वो फिर से कम होके 20 रुपए पर एक यूनिट बिजली अगर सरकारी संस्था 20 रुपए में बाजार से खरीदेगी तो आपको 5 रुपए 6 रुपए में बिजली तो नहीं दे पाएगी। सरकार बोल रहा है कि ये जो है रियल टाइम मार्केट, डे अहेड मार्केट, ये जो वर्चुअल मार्केट है इसी से आप बिजली खरीदो, आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो है ये सब बंद कर दो। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बंद होने का मतलब है और जो है बिजली के प्राइस में वोलेटिलिटी आएगी और जो सरकारी संस्था है वो जो है और भी लॉस के कगार पे जाके खड़ा हो जाएगा। और ये सब बात अगर नहीं सुनेंगे तो देखिए हमारा देश तो फेडरल स्ट्रक्चर का है, देश का सरकार जो है, राज्य का सरकार जो है चुना जाता है और केंद्र का सरकार भी चुना जाता है। तो यहाँ पे जो है स्टेट का नियम निर्धारण करने के लिए स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन बना हुआ है जो एक ऑटोनोमस बॉडी है। यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि अगर केंद्र सरकार की बात नहीं सुनी गई तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से जो है उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, उनसे जो है उनके प्रतिनिधि को जो है बर्खास्त कर सकते हैं केंद्र के सरकार। ये बहुत खतरनाक बात है, आप समझिएगा कि कोई भी प्रदेश में कोई भी सरकार चुन के आएगा, कोई भी एक फेडरल स्ट्रक्चर का जो है उसके ऊपर में जो है हमला हो जाएगा और एक नया सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बोल के एक नया अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा जिसके हेड होंगे जो है देश के बिजली के मंत्री। और वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी चाहेगी तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल, अगर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल चाहेगी तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल अपने मन के अनुसार जो बिजली का पॉलिसी है, राज्य का पॉलिसी, वो पॉलिसी के अंदर में भी जो है वो हस्तक्षेप कर सके। तो ये पूरा जो बिल है, ये बिल देश के जो सरकारी बिजली क्षेत्र है उनके खिलाफ है, देश के जो मजदूर है उनके खिलाफ है, बिजली के जो मजदूर है, कर्मचारी है उनके खिलाफ है, बिजली के जो कंज्यूमर है, जो किसान है उनके खिलाफ है और देश के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उनके खिलाफ। जाहिर सी बात है पिछले 10 साल से हम ऐसे संशोधनी का विरोध में लड़ रहे हैं और दुख की बात है कि हर बार ये संशोधनी वापस होने के बाद अगला जो संशोधनी आता है वो पहले से भी खतरनाक संशोधनी बन के आ जाता है। तो हम यह इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 9 अक्टूबर को फ्लोट किया है, ये बहुत ही खतरनाक और इसका सबसे खतरनाक प्रोविजन ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कॉन्करेंट लिस्ट पर कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का बराबर का अधिकार। और जब आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं 4 नवंबर 2025 को, तो भारत के सभी प्रांतों में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन केवल राज्य के पास, केंद्र सरकार के पास इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं नहीं है। यहाँ तक कि यूनियन टेरिटरीज में राज्य के पास ही। लेकिन इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार आर्बिट्रेटिंग भी कर रही है और राज्यों के उस अधिकार को छीनने की कोशिश भी कर रही है। सबसे बड़ी बात क्या है बिजली के क्षेत्र में? बिजली अकेली कमोडिटी है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा भैया। बिजली अकेली कमोडिटी है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में खासकर, जो अलग अलग लोगों को अलग अलग रेट पर मिलती है। आप फ्रूट खरीदने जाए, राशन खरीदने जाए, कपड़ा खरीदने जाए, सिम कार्ड लेने जाए, चाहे प्रेसिडेंट लें चाहे रिक्शे वाले लें, सबको एक दाम पर मिलता है। बट इलेक्ट्रिसिटी इज द ओनली कमोडिटी। फार्मर को फ्री मिल रही है, बिलो पॉवर्टी लाइन को बहुत सब्सिडाइज मिल रही है, डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए कई स्लैब है और वो सब सब्सिडाइज है। इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को थोड़ा सा महंगी मिल रही है, कमर्शियल को थोड़ा सा महंगी मिल रही है। ऐसा क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीबडी। बिजली सबकी जरूरत है, इसके बगैर कोई रह नहीं सकता बिजली के बगैर। बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई दिस अरेंजमेंट हैज बीन डन, सब्सिडी एंड क्रॉस सब्सिडी। इस बिल के माध्यम से जैसा सुदीप जी ने बताया, वह क्रॉस सब्सिडी खत्म करने जा रहे हैं। वंस क्रॉस सब्सिडी इज फिनिश्ड, तो जो सब्सिडाइज कंज्यूमर है वो तो मर जाएगा। उसको जो आज सब्सिडाइज कंज्यूमर को फ्री बिजली मिल रही है, फार्मर को कम से कम 12 रुपए पर यूनिट की बिजली मिलनी पड़ेगी।
6.5 हार्स पावर का पंप अगर 8 घंटे चलाएगा तो 1000 यूनिट बिजली हो गई, 12,000 रुपए का बिल देना पड़ेगा, वो कहाँ से लाएगा ये पैसा? तो केंद्र सरकार अपना आधिपत्य जमा रही है, पूरे बिजली के ढांचे को निजी घरानों के हाथ में सौंपना चाहती है। सबसे खतरनाक प्रोविजन इस बिल का यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे महाराष्ट्र में एमएससीडीसी है, महावितरण है, महावितरण के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट कंपनी इस्तेमाल करेगी और वह इस्तेमाल करके चेरी पिकिंग करेंगी, उनको प्रोविजन है, वो सबको बिजली नहीं देंगी, हमारा नेटवर्क इस्तेमाल करेंगी और वो बिजली देंगी केवल मुनाफे वाले क्षेत्र, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को, कमर्शियल कंज्यूमर को, तो मुनाफे वाले कंज्यूमर हमसे हमारा इस्तेमाल करेंगे। अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करना होगा, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी होगी, वो पैसा हम खर्च करेंगे, वो केवल पैसा कमाएंगे, खर्च जहाँ करना होगा वो खर्चा सरकारी कंपनी बहुत डिटेल में बताया। हमने एक्शन प्रोग्राम तय किया, हम लोगों ने कल तय किया है मुंबई में कि 27 लाख बिजली कामगार और इंजीनियर इसको होने देंगे। हम इसके खिलाफ उतरेंगे, सड़क पर संघर्ष करेंगे और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक यह इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और जो निजीकरण का मूवमेंट देश में चला रखा है राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने, वह वापस नहीं लेगा। इसके लिए हमने 30 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में एक मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन होगा जहां लाखों बिजली कामगार जुटेंगे। 30 जनवरी दिल्ली, चलो दिल्ली, यह नारा हमने कल दे दिया है। 30 जनवरी चलो दिल्ली, देश के बिजली कामगार, बिजली इंजीनियर 30 जनवरी को दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में संसद के दरवाजे पर अपनी दस्तक देंगे जनता को, और वह एक चेतावनी होगी अगर उसके बावजूद भी उन्होंने बिल ना वापस लिया तो 30 जनवरी को हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस रेजोल्यूशन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय घोषित किया है। वह कब होगा वो 30 जनवरी को हम करेंगे। लेकिन अभी हमने जो 3 महीने का प्रोग्राम बनाया है, उस 3 महीने के प्रोग्राम में यह मैंने बताया बिजली बिल बिजली कामगार से ज्यादा बिजली के कंज्यूमर को प्रभावित कर रहा है, किसान को प्रभावित कर रहा है। इसलिए हमने ये तय किया कि ये लड़ाई अकेले बिजली कर्मचारी नहीं लड़ेंगे, एक संयुक्त मोर्चा हम बनाएंगे जो बन गया है, उसकी घोषणा होना चाहिए। संयुक्त मोर्चा किसका होगा? कंज्यूमर्स का होगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस का होगा, बिजली कामगारों का होगा और संयुक्त किसान मोर्चा किसानों का होगा। वही किसान जो सिंघू बॉर्डर पर एक साल सरकार को रोक के रखे। इसलिए हमने 14 दिसंबर को दिल्ली में एक मीटिंग बुलाया है, 14 दिसंबर, और 14 दिसंबर की उस मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा के जितने राष्ट्रीय नेता मौजूद रहेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस के राष्ट्रीय नेता मौजूद रहेंगे और हम लोग वहां पर रहेंगे। वहां पर संयुक्त संघर्ष की रणनीति और संयुक्त मोर्चे का ऐलान किया जाएगा। इस बीच हम कन्वेंशन भी करेंगे, ज्वाइंट कन्वेंशन ऑफ पावर एम्प्लॉइज, कंज्यूमर्स, फार्मर्स एंड ट्रेड यूनियंस, और यह देश के सभी प्रांतों को 3 महीने तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और ये कल्मिनेट होगा 30 जनवरी को मैसिव रैली में दिल्ली। और अगर तब भी सरकार ने हमारी बात को न सुना, हमारी आवाज न सुना, अपने मनमानी पर सरकार उतरी रही, तो 30 जनवरी को हम राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान करेंगे। यह ऐलान 30 जनवरी एग्रीकल्चर ने जो संयुक्त किसान मोर्चा को लिख के दिया है, उसमें उन्होंने ये लिख के दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पर संयुक्त किसान मोर्चा की सहमति लिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे और सरकार आगे बढ़ रही है। हम ये बात कर रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का भी सरकार ने नहीं, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, और क्योंकि वो पार्लियामेंट खत्म हो गई 2022 में, वो पार्लियामेंट खत्म 2024 में खत्म हो गई, 2 लाख कहीं। देश में जब खाद्य सुरक्षा का प्रॉब्लम हुआ तब ये क्लॉज लाया गया था। क्यों लाया गया था? कि किसान अगर 10 रुपए 12 रुपए पर यूनिट देके खेती करेंगे और बिजली का अगर उनको पंप चला के खेती करना पड़ेगा तो वो खेती नहीं कर पाए, क्योंकि आज के दिन में भी महाराष्ट्र में कितने किसान जो है वो सुसाइड करते हैं नुकसान के कारण से। बहुत सारा कारण है उसके पीछे। उसके ऊपर अगर 10 रुपए 12 रुपए पर यूनिट की बिजली पर हो जाएगी तो किसान जो है वो खेती नहीं कर पाए। किसान अगर खेती नहीं कर पाएंगे तो उसका असर किसके ऊपर होगा? सबके ऊपर ना होगा, सिर्फ किसानों के ऊपर थोड़े ही होगा। तो इसीलिए देश में क्रॉस सब्सिडी लाया गया।
कि बड़े इंडस्ट्रीज जो है हाई कंज्यूमर जो है, वो हाई कंज्यूमर जो है थोड़ा ज्यादा पैसा दे दे, 8 रुपए 10 रुपए दे दे, जहाँ पे बिजली का साधारण बिल 5 रुपए 6 रुपए है, 2 रुपए 3 रुपए अगर वो ज्यादा देंगे, क्योंकि वो ज्यादा कंज्यूमर ज्यादा वो जो है इस्तेमाल करते हैं बिजली, तो उसका असर में किसानों को जो है फ्री में 2 रुपए में 3 रुपए में बिजली दी जा सकती है, जिससे किसान जो है खेती कर सकता है। तो क्रॉस सब्सिडी उठ जाने का मतलब है, हमने आपको बताया कि एक 7 हॉर्स पावर की पंप अगर 6 घंटे एक किसान चलाएगी तो उसको जो है 30 दिन में 1000 यूनिट खर्चा होता है। 10 रुपए 12 रुपए देने का मतलब है 10,000 12,000 रुपए का जो है बिल देना। और अभी सरकार जो है प्रीपेड स्मार्ट मीटर ला रही है, आपको पता है सब जगह में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। तो प्रीपेड का मतलब क्या है, आप पहले पैसा भरोगे, उसके बाद आपको बिजली मिलेगी, वो सिम की तरह कट जाएगी, सिम की तरह कट जाएगी। तो 1000 यूनिट के लिए आप 12,000 रुपए आज भरोगे, फिर एक 7 वर्ष का पंप चलाओगे, फिर खेती करोगे, फिर आपका फसल उगेगा, फिर वो बेचोगे, फिर बेचने के बाद बाजार से आपको पैसा मिलेगा, आप खेती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर इसलिए लगा रहा है ताकि पैरेलल लाइसेंसिंग कर पाए, ताकि एक ही लाइन से जो नेटवर्क का शेयरिंग होता है, एक ही लाइन में बिजली अदानी भी दे, महावितरण भी दे, अंबानी भी दे, टाटा भी दे, सभी दे। तो स्टेट की जो पॉलिसी है फार्मर पॉलिसी, उसमें जब सब्सिडी दी जाती है फार्मर्स को, तो कैसे देगी, मतलब स्टेट कैसे? देखिए 2 तरीके का इसी से जोड़ के एक सवाल है, ये क्रॉस सब्सिडी कितने % आती है और वाकई वो उपभोक्ता को जाती है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि देश के 90% उपभोक्ता को क्रॉस सब्सिडी का फायदा होता है, क्योंकि आप जो डोमेस्टिक कंज्यूमर भी है, जो आम मध्यवित्त है, वो भी सब्सिडाइज है, क्योंकि वो भी देखिएगा 50 यूनिट तक, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। 100 यूनिट तक एक तरीके का टैरिफ होता है, 100 से 150 यूनिट या 200 यूनिट एक तरीके का टैरिफ होता है, 300 यूनिट से ऊपर एक तरीके का टैरिफ होता है। तो देश के 90% जनता को क्रॉस सब्सिडी का फायदा होता है। नंबर 1। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 7 रुपए 85 पैसे और मैक्सिमम टैरिफ है 6 रुपए 50 पैसे। तो सभी डोमेस्टिक कंज्यूमर सब्सिडी 27 संघटना याला विरोध करणार आहोत एकत्रितपणे, आणि याच्यासोबतच ज्या काही महाराष्ट्रातल्या वीज ग्राहकाच्या संघटना आहेत, त्याच्यासोबत काही इंडस्ट्रीज आहे आणि इंडस्ट्रीचे काही जे मालक आहेत, त्यांच्या संस्था आहेत, त्यांच्या सुद्धा आम्ही चर्चा करणार आहोत। लोकसभा आणि राज्यसभेतले जे खासदार आहेत, त्याच्यानंतर राष्ट्रपती निवाळी अधिवेशनाची अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मागच्या वेळेस 2021-22ला जेव्हा विधेयक आलं, तर देशातल्या सर्व खासदारांना आमच्या नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटीनं निवेदन दिलं। त्याचा परिणाम असा झाला की देशातल्या 13 राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्या विधेयकाला विरोध केला। 500च्या वर स्टेक होल्डर जे आहेत, शेतकरी संघटना, त्यांनी सुद्धा विरोध केला आणि हजारो ग्राहकाच्या संघटनांनी सुद्धा त्याला विरोध केला आणि म्हणून केंद्र सरकारला ते बिल लोकसभेमध्ये पास केल्यानंतर सुद्धा ठेवल्यानंतर पास करता आला नाही, स्टँडिंग कमिटीकडे पाठवावं लागलं। आता सुद्धा आम्ही देशातल्या, आता जसं सांगितलं की देशातल्या 500च्या वर शेतकरी संघटना, त्यानंतर ग्राहकाच्या संघटना, लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्ष यांचे एक संमेलन आम्ही 14 डिसेंबरला दिल्लीला बोलवलेलं आहे। त्यामध्ये देशभरातले सगळे खासदार, विरोधी पक्षाचे, सत्ताधारी पक्षाचे खासदार, विविध पार्टीचे लोक, सगळे राजकीय पक्षाचे, यांना आम्ही आमंत्रित करून आमची भूमिका ते मांडणार आहे। कारण हे जे विधेयक आहे, हे देशामधल्या 44 ज्या वीज कंपन्या आहेत, त्या वीज कंपन्या निस्तनाबूत करण्याकरता आणि 13 खाजगी कंपन्या ज्या वितरणामध्ये काम करतायत, त्यांना बढावा देण्याकरता हे सगळं चाललेलं आहे। MTNL BSNL सारखं नाही आहे, हे वायर नेटवर्क आहे आणि वायर नेटवर्कमध्ये एवढी हिंमत करून उद्या देशातले वीज कामगार जर संपावर गेले तर अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण होईल। एकदा जर एका राज्यामध्ये ग्रीड फेल झालं तर पूर्ण देशावरती त्याचा परिणाम होतो। आपण बघितलं, मोदीजींनी सांगितलं होतं की लाईट बंद करा पूर्ण देशामध्ये, 1 मिनिट 2 मिनिट 5 मिनिट, त्याचा परिणाम ग्रीड फेल होणार। जेव्हा हे गेलं, आम्ही हेच सांगत होतो की एका वेळेत जर पूर्ण देशातले लाईट बंद केले त्याचा परिणाम ग्रीडर होणार आणि म्हणून सरकारला तो निर्णय बदलावा लागला। असं होत नाही आणि असं करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही, हे जनतेची लढाई आहे वीज ग्राहकासाठी। आमच्या काही आर्थिक मागण्या नाही आहे कर्मचारी अभियंत्याच्या, हे प्रश्न आहे की हा देशाच्या जनतेच्या मालकीचा उद्योग आहे आणि करोडो अब्ज रुपयाची जी संपत्ती आहे जनतेची, हिची लूट होणार आहे आणि ही वाचली पाहिजे, याकरता आमची ही लढाई आहे। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।